हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस चैनल नोट्स में। फ्रेंड्स, आज हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट इतिहास में टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य से हमारे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में, हम उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और मैं वादा करता हूं फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं पूरा, तो इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी की तैयारी 100% सफलता की गारंटी के साथ कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर किया करो और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट जो है कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर वही क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आपका यहाँ पर जो है आलतू फालतू बेफालतू के प्रश्नों पर आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट, हमारा यहाँ पर गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। मतलब यहाँ पर जो है कुषाणों के सामंत थे, वंशज की बात की जा रही है। नेक्स्ट, हमारा गुप्त वंश की स्थापना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही पूछी जाती है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कब की थी? 240 से 280 ईस्वी पूर्व में की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त। आपको इतना ध्यान रखना है, बहुत ही पूछा जाता है। गुप्त वंश का दूसरा शासक कौन था? यह भी पूछा जाता है। तो घटोत्कच गुप्त वंश का दूसरा शासक था। घटोत्कच गुप्त वंश का दूसरा शासक था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य को प्रतिष्ठा प्रदान करने तथा एक नया गुप्त संवत जो है 319 में चलाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम। बहुत ही पूछा जाता है। और जब गुप्त संवत, नया गुप्त संवत चलाया कब से गया था? तो 319 ईस्वी में यह चलाया गया था। आपको सन भी याद रखना है, 319 ईस्वी। और किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? आपसे यह भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। अब आपसे यह भी पूछ देगा कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। आपको ध्यान रखना है। और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। आपको एक बार बस थोड़ा सा पढ़ना है इसे। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया था। नेक्स्ट, हमारा गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी तथा शक संवत की शुरुआत। पिछली बार पेट में क्वेश्चन पूछा गया था यही, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, शक संवत की शुरुआत 7800 ईस्वी के बीच 241 वर्षों का अंतर था, तब हुई थी। मतलब गुप्त संवत और शक संवत में अंतर पूछा जाए कितने वर्षों का अंतर है? तो 241 वर्षों का अंतर है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपको बहुत ही ध्यान रखना है, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी पूर्व में हुई थी और गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी पूर्व में हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, गुप्त वंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत चांदी मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। इन्हें जो है रुपया कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि चांदी के सिक्कों को चलवाने वाला शासक पहला कौन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। बहुत ही पूछा जाता है। चांदी की मुद्राओं का जो है प्रचलन सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ, जिन्हें रुपया कहा जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। अब यह भी आपको ध्यान रखना है।
नंबर 1 समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो यह जो है किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा का संबंध जो है समुद्र से हो गया। आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं, आप जो भी मतलब आपको सही लगे, जो आप याद रख सकें, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का सर्वाधिक जो है विस्तार किस शासक के समय में हुआ था, तो समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। यहाँ पर जो है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसने जो है परम भागवत की उपाधि ग्रहण की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। आपको एकदम याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पूछा गया है समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत उसका प्रयाग स्तंभ लेख है, जिसमें धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख है। मतलब समुद्रगुप्त के इतिहास का स्रोत, जानने का स्रोत कहाँ से मिलता है? तो प्रयाग स्तंभ से मिलता है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कई बार कहाँ से मिलता है, तो प्रयाग स्तंभ से मिलता है। नेक्स्ट है हमारा प्रयाग स्तंभ लेख को मुगल सम्राट अकबर ने कौशाम्बी से जो है मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित रखवाया था। नेक्स्ट है हमारा प्रयाग स्तंभ लेख में बीरबल और जहांगीर का भी लेख मिलता है। यह जो है विशुद्ध रूप में ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रयाग स्तंभ जो है वह किन लिपियों में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित किया था। आपको ध्यान रखना है, कितने राजाओं को? 9 राजाओं को पराजित किया था, जिसमें से प्रमुख थे अच्युत, नागसेन और गणपति नाग। या मतलब प्रमुख शासक थे, इनको भी इसने पराजित किया था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है दक्षिणावर्त के युद्ध में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को परास्त किया। दक्षिणा जो है वर्त के युद्ध में समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को पराजित किया? तो इसे 12 राज्यों को पराजित किया, परंतु पुनः उन्हें स्वतंत्र कर दिया। इसे दक्षिणावर्त में ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा जाता है। यह आपको सिर्फ ध्यान रखना है। जो आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता दूंगा। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के उपरांत अश्वमेध यज्ञ करवाया था। आपको यह बिल्कुल रट लेना है, बहुत ही पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त ने जो है अपनी विजयों के पश्चात कौन सा यज्ञ करवाया था? तो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो हमारा इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एकदम गोली की तरह रट लेना है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो भारत का नेपोलियन आपको ध्यान रखना है, समुद्र को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अगर एक बार आपसे डीपली थोड़ा क्वेश्चन मतलब पूछेगा तो पूछ देगा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है बस। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। अब यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस शासक को कविराज भी कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। वह कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। उसने सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए चित्र जो है चित्रित किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो उसके सिक्के थे उस पर उसने किसका चित्र बनाया था? तो वीणा बजाते हुए चित्र जो है चित्रित किए थे। नेक्स्ट हमारा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बहुत ही पूछा जाता है। हरिसेन। मतलब समुद्र के जो है यहाँ पर समुद्र का दरबारी कवि कौन है? हरिसेन। आपको ध्यान रखना है, बहुत आपसे पूछ देगा कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था।
वसुबंधु को भी संरक्षण प्रदान किया गया था। इसी ने इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? तो वसुबंध ने की थी। आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, और किसके संरक्षण में हुआ था? तो समुद्रगुप्त के संरक्षण में हुआ था। आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? यह भी बहुत ही पूछा जाता है। तो समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था। इसे विक्रमांक की उपाधि जो है इसने धारण की थी। आपको विक्रमांक की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक बना। अब आपसे यहाँ पर हमारा यह भी क्वेश्चन बनता है कि समुद्रगुप्त के पश्चात कौन सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बना? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या हैं? बहुत ही पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारे नाम आपको याद रख लेने हैं। उसे जो है देवगुप्त, देवराज और जो है देवश्री, ये इसके अन्य नाम थे। तथा उपाधियाँ इसने कौन कौन सी जो है धारण की? तो विक्रमांक की भी उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की और परम भागवत आदि की भी जो है उपाधि धारण की। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से जो है विवाह किया था। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकाटक नरेश। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त के नवरत्न कौन कौन थे? तो यहाँ पर उनके आपको जो है जितने भी नवरत्न थे उन सभी के नाम मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? तो यहाँ पर आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। आपको ध्यान रखना है। छपड़क किसके दरबार में थे? तो या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे या ज्योतिष के विद्वान थे। आपको ध्यान रखना है। और शंकु क्या थे? या वास्तुकार थे। और घटकर पर यह भी चंद्रगुप्त के दरबार में थे। और जो है यहाँ पर धन्वंतरी बहुत ही पूछा जाता है कि धन्वंतरी किसके राज दरबार में रहते थे? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट है हमारा अमर सिंह। तो अमर सिंह क्या थे? या एक कोषाकार थे। बेताल भट्ट या भी चंद्रगुप्त के दरबार में थे। और बराह मिहिर बहुत पूछा जाता है, यह किसके दरबार में थे? तो बराह मिहिर या भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और यह क्वेश्चन हमारा इस तरीके से भी पूछ देता है कि खगोल शास्त्री के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध है? तो बराह मिहिर। आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम यहाँ पर। चंद्र नामक राजा की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की गई। चंद्र नामक राजा की पहचान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की गई। चंद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। धर्मनिष्ठ वैष्णव था जिसने परम भागवत तथा जो है विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधियाँ ग्रहण की थी? तो परम भागवत और विक्रमादित्य बहुत ही पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, चंद्रगुप्त का संधि विग्रहिक सचिव कौन था? तो उसका सचिव वीरसेन सेव था। चंद्रगुप्त का सेनापति कौन था? तो चंद्रगुप्त का सेनापति आम्रकारदव बौद्ध था, या चंद्रगुप्त का सेनापति था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फायान भारत आया था, जिसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही बार पूछा गया है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है फायान
भारत आया था और इसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप एकदम रट लीजिए। और चीनी लेखक भारत का उल्लेख इन तू नाम से करते हैं। चीनी लेखक चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। यह भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा। तो जो है उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त के शासन का वर्णन जो है किस अभिलेख से मिलता है, तो विलसड़ अभिलेख से कुमारगुप्त के शासन का जो है वर्णन मिलता है। कुमारगुप्त का छोटा भाई गोविंदगुप्त बसाड़ वैशाली का जो है राज्यपाल था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्वाधिक अभिलेख जो हैं किसके शासनकाल के मिले हैं, तो जो है कुमारगुप्त के शासनकाल के सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन यह बहुत ही पूछा जाता है, मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति हूण का प्रथम आक्रमण किसने स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। आपसे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हूणों का प्रथम आक्रमण जो है किसके समय में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, एकदम रट लेना है। नेक्स्ट, कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह भारत का सबसे जो है प्राचीन विश्वविद्यालय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त शासक बना था। और स्कंदगुप्त कैसा शासक था, एक कुशल प्रशासक था। उसने गिरनार पर्वत पर जो है सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे यह पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य किस शासक ने कराया था, बहुत ही पूछा जाता है, तो स्कंदगुप्त ने कराया था। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, हमारा जो है गुप्त साम्राज्य थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज हमारा यह पहला पार्ट है, कल हम इसका जो है अंतिम पार्ट भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ से पूछा जाता है कि स्कंदगुप्त ने 466 में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत अपना भेजा था। स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित की थी। आपको एकदम रट लेना है, स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी कहाँ जो है स्थानांतरित की, तो अयोध्या स्थानांतरित की थी। स्कंदगुप्त के समय में किसका आक्रमण हुआ था, हूणों ने आक्रमण किया था। बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम आप रट लीजिए। स्कंदगुप्त जो के समय में जो है किसने आक्रमण किया था, तो हूणों ने किया था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक भी बहुत पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, गुप्त वंश का जो है अंतिम गुप्त शासक कौन था यहाँ पर, तो विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता था, यह भी पूछ लिया जाता है। तो कुमारामात्य सबसे बड़े अधिकारी को कहा जाता था। सम्राट द्वारा जो क्षेत्र स्वयं शासित होता था उसकी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी, तो उसकी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। और देश का प्रशासक जो है गोटना कहा जाता था। आपको केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राज्य के प्रांतों
को क्या कहा जाता था, तो उसे भुक्ति कहा जाता था। उन्हें प्रदेश तथा भोग भी कहा जाता था। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी तथा उन्हें उपरिक और गोपना, भोगपति तथा राजस्थानीय कहा जाता था। या आपको अब यहाँ पर जो रचनाएं हैं फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लगभग हर एग्ज़ाम में यह रचनाएं पूछी जाती हैं। हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपको यह सारी रचनाएं रट लेनी है एकदम गोली की तरह। चलिए शुरुआत करते हैं। पंचतंत्र बहुत ही पूछी जाती है। यह किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। एकदम रट लीजिए, इसमें कोई भी छूट नहीं मिलनी है, आपको रटना ही है। याद सारी रचनाएं। विष्णुगुप्त जो है पंचतंत्र किसकी रचना है? तो यह विष्णु शर्मा की है। नीति शास्त्र बहुत ही पूछी जाती है। नीति किसमें आएगी? कामंदक में काम आएगी नीति। चारुदत्ता किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह भास के द्वारा लिखी गई है। और राजतरंगिणी तो बहुत ही पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। और स्वप्नवास दत्ता या जो है किसके द्वारा लिखी गई है? या भास के द्वारा लिखी गई है। और काव्य दर्शन या जो है दंडिन के द्वारा लिखी गई है। ब्रह्म सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह जो है आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया। और आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट या तो आपको याद ही रहेगा। सूर्य सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसने दिया? तो यह भी जो है आर्यभट्ट ने दिया था। और नेक्स्ट हमारी रचना बहुत ही पूछी जाती है कि कर्पूर मंजरी के लेखक कौन हैं? तो राजशेखर कर्पूर मंजरी के लेखक हैं। न्यायावतार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक सिद्धसेन हैं। आपको एकदम रट लेना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूछा जाता है काव्य दर्शन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक दंडिन हैं। और 10 कुमार चरितम बहुत ही पूछी जाती है। तो 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? या दंडी की रचना है। मुद्रा राक्षस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुद्रा कैसी है? विशाख दत्त की है। मुद्रा किसकी है? विशाख दत्त की है। अरुभंग किसके द्वारा लिखी गई है? या भास के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हर्षचरित या बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, बहुत ही पूछी जाती है। कामसूत्र भी बहुत ही पूछी जाती है, वात्सायन के द्वारा लिखी गई। चरक संहिता पिछली बार पूछी गई थी, पिछली बार पेट के एग्ज़ाम में यह रचना पूछी गई थी। और मैं फ्रेंड्स इस बार भी मैं आपको दावा करता हूँ कि इसी में से एक रचना आपके पेपर में ज़रूर पूछी जाएगी, चाहे आप जो है बाद में इस वीडियो को पेपर के साथ मिला लेना। और चरक संहिता जो चरक के द्वारा लिखी गई और पूछ दिया गया था कि इसका संबंध किससे है? तो चरक संहिता का संबंध जो है चिकित्सा से है। नेक्स्ट है हमारा मृच्छकटिकम, यह भी बहुत पूछी जाती है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। और योगाचर या असंग की रचना है। चंद्र व्याकरण या चंद्र गोमी की रचना है। कादंबरी बहुत ही पूछी जाती है। कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट। और नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली, तीनों ही रचनाएं यह किसके द्वारा लिखी गई हैं? हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं। और यह किरातार जूनियम बहुत ही पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यह भारव के द्वारा लिखी गई है। और रावण वध या जो है वत्स भट्टी के द्वारा लिखी गई है। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखी गई। ऋतु संहार बहुत ही पूछी जाती है और लगभग या तो सबको मालूम ही होंगी। ऋतु संहार और मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, यह चारों ही रचनाएं बहुत ही पूछी जाती हैं, आपको एकदम याद कर लेनी है। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, यह चारों रचनाएं कालिदास की हैं और बहुत ही पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, बार बार रिपीट। और मालविकाग्निमित्रम, यह भी तो कालिदास की है और बहुत ही पूछी जाती हैं। यह पांचों रचनाएं जो हैं कालिदास की बहुत ही पूछी जाती। अष्टाध्यायी या तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अष्टाध्यायी किसने बताए हैं? पाणिनि ने।
तो आपको ध्यान रखना है अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, या पाणिनि की पुस्तक है, और पंच सिद्धांतिका या बराहमिहिर की है, आपको ध्यान रखना है। बृहत संहिता या भी बराहमिहिर की है। नेक्स्ट हमारा विशुद्धि मग्ग या जो है बुद्ध घोष की रचना है, और चंद्र व्याकरण चंद्र गोमी की रचना है, इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ से इससे संबंधित कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं कि कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है, और प्रथम भारतीय ग्रंथ भी है। यह आपको ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है, नंबर 1 तो यही पूछा जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई है, और यह इसमें किसकी कथा का वर्णन है, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। इस प्रकार की दूसरी रचना जो है भगवत गीता है। शूद्रक द्वारा लिखित नाटक मृच्छकटिकम, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम कथा वर्णित है, प्राचीन नाटकों में इसे सर्वोच्च माना गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब पहले तो हमारा यही पूछा जाता है कि शूद्रक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह मृच्छकटिकम के द्वारा लिखी गई है, और इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो निर्धन ब्राह्मणों के साथ वेश्या का प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, यह था आज हमारा गुप्त साम्राज्य का पार्ट फर्स्ट, और पार्ट सेकंड जो है हम कल करेंगे, और आपका दो पार्ट में जो है पूरा गुप्त साम्राज्य कवर हो जाएगा, और फिर इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो मात्र आप 1 सेकेंड में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब